हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज अकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है सेंट्रोसोम। ठीक है, तो आज हम लोगों को बच्चों क्या पढ़ना है? सेंट्रोसोम। तो हम लोग देखेंगे सेंट्रोसोम की डिटेल स्टडी, है ना। सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम का पहले अपन देख लें क्या सेंट्रोसोम का हिस्टोरिकल, है ना। हिस्टोरिकल अकाउंट, हिस्टोरिकल अकाउंट, ठीक है। सेंट्रोसोम का हिस्टोरिकल अकाउंट, ऐतिहासिक विवरण, ठीक है। इसको सबसे पहले बेंडेन नाम के वैज्ञानिक ने बेंडेन 1887 बेंडेन नाम के वैज्ञानिक ने 1887 में इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर किया बेंडेन नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा है और यह बताया कि सेंट्रोसोम उन सेल में उन स्थानों पर पाए जाते हैं, उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां क्या होता है? एस्टर निर्माण होता है। जहां पर क्या होता है बेटा? एस्टर निर्माण होता है। जहां पर क्या होता है? एस्टर निर्माण होता है। बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने 1887 में इसको क्या किया है? डिस्कवर किया है, इसको खोजा है और यह बताया कि सेंट्रोसोम सेल में उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहां क्या होता है? एस्टर निर्माण होता है। मतलब सेल में एस्टर निर्माण का मतलब है कि जहां पे सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो माइटोटिक पूल बनता है और ये वहीं पे एस्टर निर्माण होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि उन स्थानों पर पाए जाते हैं सेल में जहां एस्टर निर्माण होता है। एक दूसरे वैज्ञानिक है टी बोवेरी जो है वो 1888 में इसका नाम सेंट्रोसोम दिया था। टी बोवेरी ने सेंट्रोसोम शब्द दिया है। सेंट्रोसोम टर्म दिया है, शब्द है ना, शब्द दिया, सेंट्रोसोम शब्द दिया है। टी बोवेरी ने 1888 में सेंट्रोसोम शब्द दिया है और इसकी संरचना को डिस्क्राइब किया है और इसकी संरचना को क्या किया है? डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है इसका, है ना। डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। तो ये जो टी बोवेरी है इसने क्या किया है? सेंट्रोसोम शब्द दिया है और सेंट्रोसोम क्या किया है? को डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या है? एक्चुअल में दो सेंट्रियोल से मिलकर बनी हुई संरचना है। सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बनी हुई संरचना है। दो किससे? सेंट्रियोल से मिलकर बनी हुई संरचना है। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? डिप्लोसोम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिप्लोसोम। दो से मिलकर के बना है इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिप्लोसोम भी कहते हैं। सेंट्रियोल क्या है? दो सेंट्रियोल से मिलकर बनी संरचना है इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिप्लोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोसोम के लिए कुछ अन्य नाम भी सजेस्ट किए गए हैं। इसके लिए कुछ अन्य नाम भी क्या किए गए हैं? सजेस्ट किए गए हैं। कुछ अन्य नाम भी सजेस्ट किए गए हैं। जैसे कौन से? जैसे इसको सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? सेंट्रल बॉडी भी। इनको जो है सेंट्रल बॉडी
सेंट्रल बॉडी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट भी इसी का नाम कभी कभी कहते हैं। कभी कभी इसे बेसल ग्रैन्यूल भी इसको कहते हैं। कभी कभी इसको सेंट्रियोल भी कहते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है ना, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना है, इसलिए क्या है, इसको कभी कभी क्या कहते हैं, सेंट्रियोल भी इसको कहते हैं। कभी इसको बेसल बॉडी भी कहते हैं, बेसल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है ना, बेसल बॉडी भी कहते हैं। तो इसके लिए कुछ अन्य नाम भी ये सजेस्ट किए गए हैं। बेसल बॉडी जो शब्द है वो किसने दिया था, ओल्फ ने दिया था। बेसल बॉडी शब्द जो है ओल्फ नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया है, इसका नाम दिया है बेसल बॉडी, ठीक है ना, बेसल बॉडी, ठीक है। और बेसल बॉडी क्या है एक्चुअल में, कि वह सेंट्रियोल है जिनसे क्या उत्पन्न होते हैं, फ्लैजिला या सीलिया उत्पन्न होते हैं। तो बेसल बॉडी एक्चुअल में ये किसके लिए कहा था, कि वह सेंट्रियोल जिनसे सीलिया या फ्लैजिला उत्पन्न होते हैं, जिनसे सीलिया अथवा फ्लैजिला क्या होते हैं, उत्पन्न होते सीलिया अथवा फ्लैजिला जिनसे उत्पन्न होते हैं, वो सेंट्रियोल जिनसे सीलिया अथवा फ्लैजिला उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये इसका थोड़ा सा डिटेल वो है, विवरण है। अब इसके बाद अपने को थोड़ा इसका देखना है क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। तो सेंट्रोसोम को आप क्या कहने लगे हो, सेंट्रियोल कहने लगे। एक्चुअल में क्या है कि दो सेंट्रियोल एक ही कॉमन मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। दो सेंट्रियोल एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। दो सेंट्रियोल एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, तब इन्हें क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। घिरे होते हैं तब क्या होता है, तब इस संरचना को जब एक बना लिया, तब इस संरचना को क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर इसका जो है यहाँ पे तो लिख देते हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी संरचना है सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, तब इस संरचना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, सेंट्रोसोम कहते हैं। मींस सेंट्रोसोम कैसी संरचना हो गई, तो सेंट्रोसोम जो है वो इस तरह की संरचना है। ये एक कॉमन मेम्ब्रेन हो गई और इसमें क्या है बेटा, दो ठो सेंट्रियोल है। ये जो है ये क्या है, दो ठो सेंट्रियोल है, और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के राइट एंगल पर इस तरह से स्थित होती हैं, और ये एक डेंस मटेरियल मैट्रिक्स भरा होता है। तो इसको आप क्या कहते हो, ये क्या है, सेंट्रोसोम है, ठीक है ना। तो सेंट्रोसोम एक कॉमन मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है, और ये क्या कहलाते हैं, सेंट्रियोल है। और ये क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन है ना, यूनिट मेम्ब्रेन है। और ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल एक दूसरे से कैसे है बेटा, ये है एक दूसरे से राइट एंगल पर, ठीक है ना, राइट एंगल पर ये होते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण पर ये व्यवस्थित होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हो सेंट्रोसोम, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो सेंट्रियोल है, इसको अपने को पढ़ना है, ये केवल मेम्ब्रेन बस का तो है ना। तो अपने को पढ़ना है क्या, सेंट्रोसोम के रूप में क्या करना है, सेंट्रियोल को पढ़ना है। तो प्रत्येक सेंट्रियोल जो है, प्रत्येक सेंट्रियोल कैसी संरचना है, प्रत्येक सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल है। देखिए लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, और दोनों सिरों पे क्या है, खुला हुआ है। तो प्रत्येक सेंट्रियोल कैसा है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है,
और ओपन एट बोथ एंड दोनों सिरों पर क्या है, खुला हुआ है। प्रत्येक सेंट्रियोल कैसा है, लंबा है, सिलेंड्रिकल है और ओपन एट बोथ एंड दोनों सिरों पर क्या होता है, खुला होता है। और दोनों सेंट्रियोल क्या है, एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं तथा, और अपन जोड़ देंगे क्या, तथा दोनों सेंट्रियोल क्या है बेटा, एक दूसरे से किस पे है, समकोण पर, राइट एंगल पर, है ना, समकोण पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर, समकोण पर स्थित होते हैं, ठीक है ना, स्थित होते हैं। आप जानते हो कि अपन जब क्या पढ़ते हैं, किसी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पहले उसकी देखते हैं मॉर्फोलॉजी। अपन ये क्या देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। कैसा है ये, बाहर से दिखने में कैसा है, लंबा है, सिलेंड्रिकल है, दोनों सिरों पर खुला है, दोनों सेंट्रियोल कैसे हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पर स्थित है, समकोण पर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित है ना। फिर क्या है कि इनकी जो साइज होती है, सेंट्रियोल की जो साइज होती है, तो साइज यानी कि क्या, माप, है ना, माप या साइज की, जो इसकी साइज है सेंट्रियोल की, तो प्रत्येक सेंट्रियोल जो है साइज यानी कि प्रत्येक सेंट्रियोल 3000 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है तथा 1500 से 1800 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है, डायमीटर का होता है, ठीक है। 1500 से 1800 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। प्रत्येक सेंट्रियोल 3000 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक लंबा होता है तथा 1500 से 1800 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, सेंट्रियोल जो है इसका मॉर्फोलॉजी हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में पहला पार्ट क्या है कि फर्स्ट आप यदि आप चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट इसको स्ट्रक्चर में आप क्या लिखते हो कि मॉर्फोलॉजी, तो इसको आप मॉर्फोलॉजी लिख सकते हो। और बी क्या लिख सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परा संरचना, बाह्य आकार की और परा संरचना या आंतरिक संरचना उसकी जो है। तो आंतरिक संरचना जब आप लिखोगे तो इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रियोल है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो सेंट्रियोल जो है इसमें क्या लिखेंगे कि सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सेंट्रियोल कैसी संरचना है मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। प्रत्येक सेंट्रियोल जो है वो क्या होता है कि एक्चुअल में इसको सेंट्रियोल को एक्सप्लेन करने के लिए एक कार्डव्हील स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया गया है कि सेंट्रियोल को एक्सप्लेन करने के लिए सेंट्रियोल की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए एक कार्ट व्हील संरचना स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया है, एक कार्ट व्हील स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया। कार्ट व्हील मतलब लकड़ी की जो बैलगाड़ी होती है ना, तो उसमें बैलगाड़ी में लकड़ी के जो पहिए लगे रहते हैं, 2 पहिए रहते हैं, है ना, तो वो एक एक्सल से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो कार्ट व्हील जो है उसका जो है स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया है कि लगभग उस तरह का ये होता है। तो वो कैसा होता है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, अपन इसको थोड़ा डिटेल में देख लें, है ना। कार्ट व्हील जो स्ट्रक्चर है उसमें इन्होंने बताया कि कार्ट व्हील जो स्ट्रक्चर है उसमें ये एक सेंट्रल हब होता है, उसमें एक सेंट्रल क्या होता है, हब होता है ना।
आपने देखा होगा कार्डव्हील में एक जहां पे एक्सल फंसा रहता है उस सेंट्रल हब होता है। और ये है कि जो सेंट्रियोल है वो 9 ट्रिपलेट फाइबर्स का बना होता है। तो आपको 9 ट्रिपलेट फाइबर्स जो है वो बनाने हैं। तो मैं कुछ अंदाज से इस तरह का बना लेता हूं, 1 2 3 4 ऐसे बनाएंगे तो बन जाएगा। देखिए यही है चाक बोर्ड में पढ़ाने का और किसमें, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में। आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में बनाएंगे डायग्राम नहीं बन पाएगा, उससे आप 1 घंटे पढ़िए एक लाइन नहीं खींच पाएंगे। इसमें देखिए कि आप मुझे देखते रहिए कैसा है और आप उसी तरह का बनाते रहिए, आप देखेंगे कि आपसे वो प्रॉपर डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 8, ये हो गया कितना 6 और ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ठीक है ना, ये क्या है 9 हो गए। ठीक, थोड़ा सा और 9 हो गया। ये इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं। ये तो ये बराबर इक्वल डिस्टेंस में आपको क्या है कि 9 ट्रिपलेट फाइबर्स बनाने हैं। तो ये जो है आपका, अब ये इससे हब से ये यहां पर क्या होता है कि ये रेडियली अरेंज स्पोक होते हैं। आप देखते हैं कार्डव्हील में कि उसमें क्या रहते हैं स्पोक्स, मतलब कि उसमें मोटे मोटे जो है पहिए में इस तरह के स्पोक्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये है ना, ये रेडियली अरेंज जो है इस तरह से क्या है कि 9 स्पोक्स जो है वो लगे रहते हैं। ठीक है, अब इन 9 स्पोक्स से जो ट्रिपलेट फाइबर हैं, जो जिनसे ये बने होते हैं ट्रिपलेट फाइबर से, तो यहां पर ट्रिपलेट फाइबर जो है वो रहते हैं। ये एक फाइबर, ये दूसरा फाइबर और ये तीसरा फाइबर, इस तरह से। ठीक है, और ये जो है ट्रिपलेट फाइबर ये क्या रहते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं। ये ऐसे यहां से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोक है उससे ये ट्रिपलेट फाइबर जो है लगभग कितना 45 डिग्री ये झुका रहता है। ठीक है ना, इससे ये इधर की ओर खिंचा रहता है। ठीक, तो ऐसे ही अपन सामने बना लें, कैसे कि ये थोड़ा सा ऐसे झुके हुए 1 2 3, ये ऐसे आप प्रत्येक के पास इस तरह से 1 2 3 ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए थोड़ा केयरफुली बनाइएगा, डिस्टेंस बची रही आपकी, है ना। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, नीचे कम है। तो ये ट्रिपलेट फाइबर है। तो प्रत्येक सेंट्रियोल जो है 9 ट्रिपलेट्स फाइबर का बना होता है ना। तो ये क्या है, ये ट्रिपलेट फाइबर है और ये ट्रिपलेट फाइबर जो है ये स्पोक्स से जुड़े होते हैं। ये जो स्पोक की ये रेड कलर का ये है, इसको कहते हैं थिकनिंग, यक्स थिकनिंग। इसको कहते हैं एक्स थिकनिंग, THICKENING, यक्स थिकनिंग इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्स थिकनिंग से क्या जुड़े हुए हैं, ट्रिपलेट फाइबर जुड़े हुए हैं। तो ये एक्स थिकनिंग से आप इस तरह से इनको जोड़ दीजिए और ये थोड़ा एक एंगल बना करके जुड़े हुए हैं। ये कितना है 45 डिग्री का एंगल है, इससे ये से जुड़े रहते हैं ये। ठीक है, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन ट्रिपलेट फाइबर का नाम आप दे दीजिए। इसका जो इससे एक्स थिकनिंग से जुड़ा हुआ है उसका नाम है ए, बी और सी। तो ये सब क्या हो गए बेटा, ए बी सी, है ना, ए बी और सी, ए बी और सी, है ना, ए बी और सी हो गया, ए बी और सी, ए बी और सी, है ना, ए बी और सी। इस तरह से आपको इसको बना देना है। जो एक्स थिकनिंग है उसके एक्स थिकनिंग के दो एक्स थिकनिंग के बीच में थोड़ा दूर एक होती है दूसरी वाई थिकनिंग। ये वाई थिकनिंग है, तो आप इसको क्या करेंगे, वाई थिकनिंग को दो के बीच में थोड़ा दूर आप क्या बना देंगे, इसको वाई थिकनिंग बना देंगे। तो ये हो गई वाई थिकनिंग। ठीक है, ये वाई थिकनिंग हो गई। और वाई थिकनिंग जो है अपने दोनों ओर एक्स थिकनिंग से जुड़ी होती है। तो आप जोड़ दीजिए इसको। देखिए आप, मैं बनाता जा रहा हूं तो आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। यदि आप यही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में बना बनाया देखते, वो 3 डायमेंशनल, और फिर आपको कहा जाता कि आप बनाइए, आपके एग्जाम में आएगा, तो आपसे फिर वो डायग्राम बहुत मुश्किल से बनता और वो भी इतना स्पष्ट नहीं बनता, है ना। तो आप देखिए ये चाक और बोर्ड में ये फायदा होता है ना। ये जो है इस तरह से, ये क्या है, वाई थिकनिंग है, आप इस तरह से
वाई थिकनिंग बना दीजिए इसको, ठीक, ये जोड़ दीजिए वाई थिकनिंग्स को, ये वाई थिकनिंग जो है वो क्या हो गई, इससे जुड़ गए, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, वाई थिकनिंग, है ना, थिकनिंग, वाई थिकनिंग, एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग हो गई, ठीक। अब ये जो ट्रिपलेट फाइबर है, ये प्रत्येक ट्रिपलेट फाइबर जो है का एक उसका ए जो है अपने पास के ट्रिपलेट फाइबर के सी से जुड़ा होता है। प्रत्येक ट्रिपलेट वो जो है ट्रिपलेट फाइबर, ये देखिए, ये इसका सी अपने पास के ट्रिपलेट फाइबर के ए से जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं क्या, सी ए थिकनिंग। इसको क्या कहते हैं, सी ए कनेक्टिव, कनेक्टिव, सी ए कनेक्टिव इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सी ए कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सी जो है इसके ए से जुड़ा है, इसका सी जो है वो किससे जुड़ा है, इसके ए से जुड़ा है, ये सी जो है इसके ए से जुड़ा है। तो इस तरह से जो है ये जो सी है वो किससे जुड़े होते हैं, ए से जुड़े होते हैं। ये जो है ऐसे, ठीक है, ये ए बी और सी, और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये इस तरह से सी ए कनेक्टिव जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका ये जो है ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है स्पोक्स। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पोक है ये, ठीक है। ये हब है, हब के से क्या है, ये स्पोक्स निकले हुए हैं। स्पोक्स के जो अंतिम सिरा है वो कैसा है, ठीक ठीक है, उसको एक्स थिकनिंग कहते हैं। दो एक्स थिकनिंग के बीच में एक वाई थिकनिंग स्थित रहती है ना। तो ये इस तरह से ये बन गया। ये क्या कहलाता है, ये है एक ट्रिपलेट, ट्रिपलेट फाइबर, है ना। ये क्या कहलाता है, ट्रिपलेट फाइबर कहलाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ये ट्रिपलेट फाइबर है, ठीक। अब ये जो ट्रिपलेट फाइबर है ये जो है ये 3 सब फाइबर से बना हुआ है। ट्रिपलेट मतलब 3, ठीक है ना। तो ये किससे बना हुआ, तो नेक्स्ट आप क्या लिख लेंगे कि प्रत्येक ट्रिपलेट फाइबर, प्रत्येक ट्रिपलेट फाइबर जो है 3 सब फाइबर से, 3 सब फाइबर से बना होता है, बना होता है, 3 सब फाइबर से बना होता है, ठीक है। प्रत्येक ट्रिपलेट फाइबर जो है वो किससे बना होता है, 3 सब फाइबर से मिलकर के बना होता है। इन सब फाइबर्स को क्या शब्द देते हैं, अंदर से बाहर की ओर, मतलब ये जो कॉर्ड व्हील है उसके अंदर साइड में ए रहेगा और बाहर की साइड में क्या रहेगा, सी रहेगा। तो इन ट्रिपलेट फाइबर को क्या करते हैं, अंदर से बाहर की ओर क्रमशः इन ट्रिपलेट फाइबर्स को क्या करते हैं, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर क्रमशः अंदर से बाहर की ओर क्रमशः क्या देते हैं, ए बी और सी टर्म जो है देते हैं, ठीक है ना। इनको सी टर्म देते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रिपलेट फाइबर का प्रत्येक सब फाइबर जो है वो एक्चुअल में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। प्रत्येक सब फाइबर जो है वो कैसा है, प्रत्येक सब फाइबर जो है वो क्या होता है, ट्यूबुलर समझना है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। प्रत्येक सब फाइबर कैसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसकी वॉल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। किसकी, सब फाइबर की जो वॉल है वो किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसकी वॉल वॉल जो है, भित्ति वॉल जो है किसकी बनी होती है बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करोगे कि ये जो वो है ये इस तरह से है, देखो ये गोला है, ए हो गया, ठीक। और जो बी और सी हैं वो कैसे हैं, सी शेप के हैं, उल्टा सी शेप के हैं। ये देखो ये देखो ये आधा ऐसे है ना। तो ये क्या है, बी और सी, ठीक है। अब ये इनकी वॉल किसकी बनी हुई है बेटा, ये बनी है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है एक्चुअल में प्रोटीन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की इकाई क्या है, मोनोमर, है ना। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है प्रोटीन, तो उसके ग्लोब्यूल को क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन की जो यूनिट है यहाँ पे क्या कहते हैं, मोनोमर। तो जो ये वॉल है वो 13 प्रोटीन मोनोमर की
बनी होती है। 13 प्रोटीन मोनोमर, तो ऐसे आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो ऐसे ही ये पूरे जो है ये कितने के ट्यूबुलिन प्रोटीन के मोनोमर जो है वो कितनी इकाइयों के, प्रत्येक की वाल जो है वो क्या होगी 13 प्रोटीन मोनोमर्स की बनी होती है। तो आप एक और चीज क्या जान गए कि ये जो ट्रिपलेट फाइबर है ये पूरा ट्रिपलेट फाइबर है, तो ट्रिपलेट फाइबर का जो ए है वो गोलाकार होता है, बी और सी जो है वो क्या होते हैं, कैपिटल सी के आकार के होते हैं, है ना। ए कैसा है, मैं यहां लिख देता हूं, ए जो है वो कैसा है, राउंडेड है, राउंडेड है यानी गोलाकार है। और ये जो बी और सी है, बी एंड सी जो है वो कैसे हैं, कैपिटल सी के आकार के हैं, कैपिटल सी के आकार के हैं, आकार के हैं, ठीक है ना, कैपिटल सी के आकार के हैं, ठीक है ना। और ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो कितनी है, एक पूरे में 13 प्रोटीन मोनोमर है, ठीक है ना। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की वाल बनी है और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन में कितने हैं, 13 क्या है, प्रोटीन मोनोमर, 13 प्रोटीन मोनो या में मोनोमर, 13 प्रोटीन मोनोमर्स हैं। और ये 13 प्रोटीन कैसे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, मतलब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जैसे इसको कहो तो ये कैसा हो कि यदि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो इसके चारों ओर जो है तो एक प्रोटीन मोनोमर की लाइन हो, फिर दूसरे प्रोटीन की, फिर तीसरे की, ऐसे करके कितनी हो जाएंगी, ये 13, मतलब इसके चारों ओर जो है वो क्या हो जाए, 13 प्रोटीन मोनोमर की क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, और वो फिलामेंट चारों ओर इसके 13 ठो लिपटे हुए हों। तो इस तरह से ये क्या है, ट्रिपलेट फाइबर है। प्रत्येक ट्रिपलेट फाइबर जो है 3 सब फाइबर से मिलकर के बना होता है। इन ट्रिपलेट फाइबर के अंदर से बाहर का क्रम क्या होता है, ABC होता है। और प्रत्येक सब फाइबर की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, इसकी वॉल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, और जो ये वॉल है उसमें 13 प्रोटीन मोनोमर्स के क्या होते हैं, फिलामेंट, जो लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट अरेंज होती हैं। तो इस तरह से ये क्या है, कार्ड व्हील स्ट्रक्चर है ना। इसको जो है क्या है कि सेंट्रियोल को एक्सप्लेन करने के लिए ये कार्ड व्हील स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद जो है बेलिस नाम के वैज्ञानिक ने एक स्ट्रक्चर दिया, वो उसमें उन्होंने बताया बेलिस अकॉर्डिंग टू बेलिस, ठीक है, बेलिस अकॉर्डिंग टू बेलिस। बेलिस नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया कि प्रत्येक सेंट्रियोल जो है वो किसका बना है, 9 स्पोक्स का बना है, और 9 स्पोक्स जो है वो इस तरह से अरेंज होती हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो उसने क्या कहा कि इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, कि क्या है, सेंट्रियोल जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ठीक है, और 9 बनाइएगा ये, ठीक है, 9 ये ऐसे था, आप बनाइए कुछ, ये जो है ये, ठीक है। तो ये 9 स्पोक्स जो है इस तरह से है, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैसा, बेली ने बताया, बेलिस ने, कि ये खोखला है, इधर से और उधर, इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि इस जगह पर यहाँ 2 क्राउन्स होते हैं, 2 क्राउन गुच्छे जो है, ये 2 क्राउन पाए जाते हैं इस तरह से, है ना। तो ये जो क्राउन है ये इस तरह से, ये एक रिंग क्राउन की ये है, और दूसरी रिंग जो है इस तरह से है, ठीक है, ये तो 2 क्राउन है, 2 गुच्छे हैं इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, क्राउन है, 2 क्राउन है। और क्राउन का जो अंतिम सिरा है, क्राउन का अंतिम सिरा है, इसको कहते हैं कार्पस्किल्स। ये अंतिम सिरा जो है वो कैसा है, थोड़ा थिक है, अंत में एक थिकनिंग है, उस थिकनिंग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्पस्किल्स, है ना, CORPUSCLES, कार्पस्किल्स कहते हैं।
या इसको मैस्कल्स कहते हैं, मैस्कल्स, MESSUCLE, मैस्कल्स इसको या कहिए या कार्पस्कल्स कहिए। तो प्रत्येक सेंट्रियोल में 2 क्राउन है और क्राउन का जो अंतिम सिरा है वो क्या कहलाता है, कार्पस्कल्स या मैस्कल्स कहलाता है। ठीक है ना। ये एक्चुअल में क्राउन क्या है कि जो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर उत्पन्न होते हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर या क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर इन्हीं कार्पस्कल्स से उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्पस्कल्स से वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और यहीं से बंधे रहते हैं। और एक सिरा उनका इधर बना रहता है और एक सिरा जाकर के गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से क्या हो जाता है, बंध जाता है। तो बेरिस ने इसको इस तरह का स्ट्रक्चर बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल शोइंग क्राउन्स, है ना, शोइंग क्राउन, CROWN, शोइंग क्राउन्स। ठीक है, 2 क्राउन्स हैं, ठीक, प्रत्येक सेंट्रियोल में। अब इसके बाद जो है एक बात और बेरिस ने बताई है, तो इसका जो वर्क है वो देख लीजिएगा, 1958 में इसने बताया था इसको। इसने एक बात और बताई कि सेंट्रियोल वह सभी संरचनाएं जो सेंट्रियोल को घेरे होती हैं। इसने ये भी बताया था कि वह सभी संरचनाएं जो सेंट्रियोल को घेरे होती हैं, घेरे होती हैं, क्या कहलाती हैं, सेंट्रियोल सैटेलाइट कहलाती हैं, सेंट्रियोल सैटेलाइट कहलाती हैं, है ना, सैटेलाइट कहलाती हैं, सेंट्रियोल सैटेलाइट कहलाती हैं। बेरिस ने ये बताया कि वह सभी संरचनाएं जो सेंट्रियोल को घेरे रहती हैं, जैसे क्राउन वगैरह है, मस्कस से हैं और या कार्पस्कल्स हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सेंट्रियोल सैटेलाइट कहलाती हैं, सेंट्रियोल सैटेलाइट कहलाती है। वो सभी संरचनाएं जो सेंट्रियोल को घेरे होती हैं, सेंट्रियोल सैटेलाइट कहलाती हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि 2 वैज्ञानिक हैं, कौन से, एक है फोंटेन, FONTAIN, फोंटेन एंड लंबर्ट, LUMBERT। ठीक है, इनका है 1876 में इन्होंने क्या किया था कि स्टडी की थी सी कुकुम्बर की। इन्होंने सी कुकुम्बर, है ना, सी कुकुम्बर के स्पर्म का अध्ययन करके क्या किया, अध्ययन करके सैटेलाइट की संरचना का वर्णन किया है ना, सैटेलाइट के स्ट्रक्चर सैटेलाइट के स्ट्रक्चर का वर्णन किया है, सैटेलाइट की संरचना का वर्णन किया है। कौन सैटेलाइट की संरचना का वर्णन किया है, फोंटेन एंड लंबर्ट ने 1876 में क्या किया है, सी कुकुम्बर के स्पर्म का अध्ययन करके क्या किया है, सैटेलाइट के जो सेंट्रियोल सैटेलाइट है, तो सेंट्रियोल, यहां सेंट्रियोल भी लिख सकते हो, सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रियोल सैटेलाइट की संरचना का वर्णन किया है। तो सेंट्रियोल सैटेलाइट जो है वो क्या किया था कि ये जो सेंट्रियोल है इसका यहां से उन्होंने एक सेक्शन काटा था, इस जगह से जहां क्राउन पाए जाते हैं या कार्पस्कल्स है, वहां से उन्होंने एक क्रॉस सेक्शन किया। उसमें ये बताया कि इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, जैसा कि आपने कार्बन में पढ़ा है, और ये सेंट्रल हब जो है इसमें क्या होते हैं, इसमें ट्रिपलेट फाइबर यहाँ पे स्थित होते हैं। ये क्या है, ये सेंट्रल हब है और इसमें क्या स्थित है, इसमें स्थित होते हैं क्या, इस जगह पर स्थित होते हैं ट्रिपलेट फाइबर। ठीक है, तो ये जो ट्रिपलेट फाइबर है ये आपको इस तरह से आप इसको वही 9 बनाना है आपको गिन के, है ना, ये 9 बनाने हैं आपको, 6 7 8 और ऐसे आप इसको 9 बना लीजिए। ठीक है, तो 9 इस तरह के हैं
और इसमें क्या है कि इसमें क्या है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ऐसे आपको ए बी और सी जो है वो जोड़ देना है बाहर से अंदर की ओर, ए बी सी है ना। ये आप इसको किस तरह से जोड़ दोगे, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें जो बी सब फाइबर है, ट्रिपलेट फाइबर का जो बी सब फाइबर है, इससे क्या है कि एक क्या निकलती है, यहां से एक सैटेलाइट आर्म निकलती है, ठीक है। ये क्या होती है, यहां से क्या निकलती है, एक सैटेलाइट आर्म यहां से निकलती है। किससे निकलती है सैटेलाइट आर्म, बी सब फाइबर से, ठीक है। तो ये इस तरह आप सैटेलाइट आर्म बी सब फाइबर से प्रत्येक रेडियली जो है बी सब फाइबर से क्या निकलेगी, सैटेलाइट आर्म निकलेगी। ये बी सब फाइबर से ऐसे आप ये फॉन्टेन एंड किसने, लंबर्ट ने बताया था, बी सब फाइबर इस तरह से, ठीक है। ये 9 जो है इस तरह से निकल जाएंगे और इनका अंतिम सिरा जो है वो बेटा क्या होता है, थोड़ा डेंस बॉडी होती है, चौड़ा होता है, थोड़ा सा ऐसे चौड़ा होता है, यहाँ पे ये थोड़ा थिक होता है, इसको कहते हैं डेंस बॉडी। ये अंतिम सिरा जो है इसका कैसे होता है, ये कहलाता है डेंस बॉडी, ठीक है। ये है इसका डेंस बॉडी है, ठीक। अब ये डेंस बॉडी जो है इससे क्या निकलती है, 2 आर्म निकलते हैं, बाइफरकेट हो जाता है और ये भी थोड़ा आगे जाकर के इसे इस तरह से चौड़ी हो जाती है। तो ये बाइफरकेट होकर के क्या निकल जाता है, 2 आर्म इस तरह से ये निकलती हैं इससे, ठीक है। ये मैं आपको ये बता देता हूं, ये ठीक है ना। ये देखो इससे 2 ऐसे बाइफरकेट करके आर्म्स जो है वो निकलती है। ये ठीक इस तरह से ये क्या है कि ये निकलती है सैटेलाइट आर्म और आगे जाकर के क्या हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है। और ये जो बाइफरकेशन है ये क्या होता है कि इनमें जाकर के यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। ये बाइफरकेशन जो है वो ऐसे कहाँ हो जाता है, बाहर एक रिंग होती है और उसमें जाकर के ये क्या हो जाता है, ऐसे समाप्त हो जाता है, इसमें टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है क्या हुआ है, ये टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे टर्मिनेट हो जाता है और यहां जहां ये टर्मिनेट होता है ये बाहर की ओर क्या होता है, एक पेरीफेरल रिंग होती है। इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल रिंग कहते हैं। ये पेरीफेरल रिंग जो है ये मार्जिनल रिंग कहलाती है। तो ये पूरा क्या है बेटा, ये मार्जिनल रिंग है और ये मार्जिनल रिंग में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है। मार्जिनल रिंग में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स ये भरा होता है, ठीक है। अब ये क्या है कि जो ये मार्जिनल रिंग है ये इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भरे होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो डूबे होते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स डूबे रहते हैं। ये ठीक है ना, ये इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स इस पे डूबे रहते हैं, ये ठीक। तो इस तरह से किसने बताया, लंबर्ट और उसने फॉन्टेन ने। ये हब है, ये हब है और ये क्या है, ये ट्रिपलेट फाइबर है। ये क्या है बेटा, ट्रिपलेट फाइबर है ना, ये ट्रिपलेट फाइबर है। और ट्रिपलेट फाइबर में जो बी है उससे क्या निकली है, जिससे निकली है सैटेलाइट आर्म निकली है। सैटेलाइट क्या है, ये आर्म है, ठीक है। सैटेलाइट आर्म निकली है और ये सैटेलाइट आर्म का जो अंतिम सिरा है वो क्या हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इस सैटेलाइट आर्म का अंतिम सिरा ये डेंस बॉडी कहलाता है, डेंस बॉडी कहलाता है, DENS, ठीक है। डेंस बॉडी जो है इसको क्या कहते हो, डेंस बॉडी कहते हो, ठीक है। और डेंस बॉडी जो है इससे क्या होता है, बाइफरकेशन होता है और ये बाइफरकेट जो है ये कहाँ आकर के, ये मार्जिनल रिंग में आकर के क्या हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। मार्जिनल रिंग जो होती है इसमें क्या होता है, ये इसमें मैट्रिक्स भरा होता है। मार्जिनल रिंग में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में क्या डूबे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो उस रिंग में डूबे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या होता है कि सैटेलाइट स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। क्या बताया था बेलिस ने
कि जो सेंट्रियोल के चारों ओर घेरने वाली संरचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल सैटेलाइट। ठीक है, और उस सैटेलाइट का अध्ययन सी कुकुम्बर में फॉन्टेन और लंबर्ट ने किया था। ठीक है, फॉन्टेन और लंबर्ट ने इसका क्या किया था, जो क्राउन है उस स्थान से उन्होंने सैटेलाइट जो है उस एरिया का क्या किया था, सेक्शन काटा, और उस सेक्शन को में क्या देखा कि सेंटर हब होता है और उसमें क्या होते हैं, जो ट्रिपलेट फाइबर होते हैं, ट्रिपलेट फाइबर के बी सब फाइबर से क्या निकलता है, एक सैटेलाइट आर्म निकलती है। सैटेलाइट आर्म जो है एक सैटेलाइट आर्म निकलती है, और ये सैटेलाइट आर्म की जो अंतिम सिरा है उसको वो थोड़ा स्वेलिंग होता है, थिकनिंग होती है, उसको कहते हैं डेंस बॉडी। और डेंस बॉडी जो है उससे क्या होता है, बाइफर्केट होता है, तो दो आर्म निकलती हैं, वो दोनों आर्म जो है मार्जिनल रिंग में आकर के क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। मार्जिनल रिंग जो है वो मैट्रिक्स का बना होता है, उसमें मैट्रिक्स होता है, और उसके मैट्रिक्स में क्या डूबे होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो ये है, ये क्या है बेटा, ये है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, है ना, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर यानी कि सीएस यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ सैटेलाइट रीजन ऑफ सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल सैटेलाइट, सीएस ऑफ सेंट्रियोल सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट सेंट्रियोल सैटेलाइट, सीएस ऑफ सेंट्रियोल सैटेलाइट। तो ये है सेंट्रियोल सैटेलाइट का डायग्राम। इस तरह से ये जो है सेंट्रोसोम है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा ओरिजिन देख लीजिए, सेंट्रोसोम की उत्पत्ति। ठीक है ना, मैं इसको जो है अब मिटा देता हूं, एक बार देख लीजिए। सेंट्रोस नेक्स्ट लिख है सेंट्रोसोम के क्या है, ओरिजिन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सेंट्रियोल। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे आप, ओरिजिन ऑफ सेंट्रियोल की उत्पत्ति। ठीक है, सेंट्रियोल की उत्पत्ति पूर्व के सेंट्रियोल से होती है। सेंट्रियोल किससे बनता है, पहले के सेंट्रियोल से ही उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे कि सेंट्रियोल की उत्पत्ति सेंट्रियोल की उत्पत्ति पूर्व के सेंट्रियोल से होती है, पूर्व के सेंट्रियोल से होती है। ठीक है ना, पूर्व के सेंट्रियोल से होती है। सेंट्रियोल की उत्पत्ति जो है पूर्व के सेंट्रियोल से होती है। देखिए, आप जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो सेल डिवीजन में इंटरफेज होती है, और इंटरफेज में 3 सब फेजेस होती हैं। ठीक है, इंटरफेज मैं थोड़ा यहां बता देता हूं। इंटरफेज होती है और उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, G1 S और G2। ठीक है ना, तो सामान्यतः आप पढ़ते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका डिवीजन या सेल ऑर्गेनेल का जो रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक सेल ऑर्गेनेल से 2 बनते हैं, तो वो कहां पे होता है, G2 फेज में। यहां सेल ऑर्गेनेल्स का डिवीजन अथवा रेप्लिकेशन चाहे कह लीजिए, रेप्लिकेशन जो है कहां पे होता है बेटा, ये होता है G2 फेज में। ठीक है ना, लेकिन जो सेंट्रियोल है उसका जो डिवीजन है, सेंट्रियोल का डिवीजन कहां पे होता है, सेंट्रियोल का विभाजन सेंट्रियोल का विभाजन कहां पे होता है बेटा, होता है G1 फेज में। सेंट्रियोल का विभाजन कहां होता है, G1 फेज में होता है। और जब ये G1 फेज में सेंट्रियोल बनता है तो एक मदर सेंट्रियोल होता है और एक छोटा होता है डॉटर सेंट्रियोल। ठीक है ना, जब ये बनता है तो क्या होता है, एक क्या बनता है, एक मदर सेंट्रियोल होता है, और एक डॉटर सेंट्रियोल होता है, है ना, सेंट्रियोल होता है। देखो, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है, सेंट्रियोल जो है G1 फेज में डिवाइड होगा, और जब बनेगा तो पहले जो सेंट्रियोल है, पहले 2 है तो 2 में से क्या हो जाएगा, एक डॉटर एक मदर सेंट्रियोल बना देगा और दूसरा डॉटर दूसरा मदर सेंट्रियोल बना देगा। तो एक सेंट्रियोल मदर होता है और दूसरा क्या होता है, डॉटर सेंट्रियोल होता है। जैसे मैं ये कहूं कि ये मान लो कि ये मदर सेंट्रियोल है
और ये जो राइट एंगल पर है ये डॉटर सेंट्रियोल है। इसको आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, मदर सेंट्रियोल है ना, मदर सेंट्रियोल, और ये क्या है, डॉटर सेंट्रियोल है, डॉटर सेंट्रियोल, ये डॉटर सेंट्रियोल कहलाता है। ठीक है ना। अब ये जो डॉटर सेंट्रियोल है ये कहां परिपक्व हो जाएगा, इतने बड़ा हो जाएगा, ये प्रोफेज अवस्था के अंत तक, प्रोफेज अवस्था के अंत तक जो डॉटर सेंट्रियोल है वो क्या हो जाएगा, वो परिपक्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या लिख देंगे कि डॉटर सेंट्रियोल, डॉटर सेंट्रियोल जो है, डॉटर सेंट्रियोल क्या हो जाएगा, प्रोफेज की, डॉटर सेंट्रियोल प्रोफेज के अंत में, अंत तक क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाता है, मैच्योर यानी कि परिपक्व हो जाता है। डॉटर सेंट्रियोल जो बना है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोफेज के अंत तक परिपक्व हो जाएगा। और मदर सेंट्रियोल के ये राइट एंगल पर डॉटर सेंट्रियोल स्थित होता है। अब प्रोफेज के अंत में क्यों, क्योंकि फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, क्योंकि इसको एनाफेज में, एनाफेज से टीलोफेज में क्या होने लगता है, ये माइटोटिक पोल बनाना है इसको, तो उससे पहले ये क्या हो जाएगा, पूरा परिपक्व होकर के और सेंट्रोसोम बना देगा। क्योंकि एनाफेज और टीलोफेज में क्या बनाना है, इसको बनाना है, क्या करना है, एस्टरेज उत्पन्न करना है। ठीक है ना। और उससे माइक्रोट्यूब्यूल उत्पन्न होंगे और क्रोमोसोम को क्या करेंगे, वो खींचेंगे अपनी ओर। ठीक है ना। तो ये वहां क्या होने लगेगा कि मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में क्या होने लगेगा, ये मेटाफेज तक में ये परिपक्व हो जाएगा, एनाफेज और टीलोफेज में ये काम करता रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है कि ओरिजिन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है। इसमें तो आप जानते हैं ये सिंथेसिस ऑफ क्या होता है, डीएनए है ना, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। तो मैं ये थोड़ा सा ओरिजिन इसकी बता दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस, सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंस, सेंट्रियोल आए तो आपको वही करना है, सेंट्रोसोम आए तो भी आपको वही लिखना है। ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रक्चर उसका यही है। ठीक। तो नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम। ठीक है। सेंट्रोसोम के कार्य, ठीक है, या सेंट्रियोल के कार्य, सेंट्रोसोम आए तो भी और सेंट्रियोल आए तो भी वही कार्य आपको लिखनी है। तो क्या कार्य करता है ये, नंबर एक, पहला जो है इसका पहला काम क्या है कि ये क्या करता है, एस्टर उत्पन्न करता है, सेल डिवीजन के दौरान एस्टर उत्पन्न करता है, सेल डिवीजन के दौरान क्या उत्पन्न करता है, एस्टर उत्पन्न करता है, एस्टर उत्पन्न करता है। सेल डिवीजन के दौरान क्या उत्पन्न करता है, एस्टर उत्पन्न करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। ये क्या इससे उत्पन्न होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला, है ना, सीलिया एंड फ्लैजिला उत्पन्न करता है। ठीक है ना। उत्पन्न होते सीलिया और फ्लैजिला इससे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। स्पर्म का जो टेल है, टेल फाइबर है, वो भी किससे उत्पन्न होता है, सेंट्रियोल से उत्पन्न होता है। स्पर्म का क्या होता है, स्पर्म का जो टेल है, स्पर्म का टेल फाइबर है ना, टेल फाइबर जो है, स्पर्म का टेल फाइबर जो है वो सेंट्रियोल से उत्पन्न होता है ना, सेंट्रियोल से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इसके बाद ये सेंट्रल बॉडी के रूप में भी काम करता है, सेंट्रल बॉडी के रूप में कार्य करता है, सेंट्रल बॉडी के रूप में कार्य। तो इसके ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रियोल के फंक्शन हैं। तो इस तरह से जो है ये सेंट्रोसोम कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।